विद्यार्थियों, मैं विकास जैन पुनः आपका राजकीय विद्या महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज गिरवी की सुविधा। आज आर्थिक युग है, व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो व्यक्ति किसी चीज़ को एवज में पैसे प्राप्त करता है या वचन के पालन के लिए किसी व्यक्ति से कुछ वस्तु प्राप्त करता है। इस आर्थिक युग में साधारणतः प्रत्येक व्यक्ति उधार या ऋण के रूप में धन का लेन देन आर्थिक सुविधाएं करता रहता है। इन आर्थिक लेन देन में धन देने वाला व्यक्ति ये चाहता है कि उसका धन ऋण लेने वाले व्यक्ति की किसी व्यक्तिगत संपत्ति से सुरक्षित कर दिया जाए। इसी प्रकार किसी अन्य व्यक्ति से कोई कार्य कराने वाला व्यक्ति ये चाहता है कि कार्य करने के वचन के पालन को उसकी संपत्ति द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाए। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अर्थात उधार या ऋण रूपी धन के भुगतान की सुरक्षा के बदले अथवा किसी वचन के पालन को सुनिश्चित करने की प्रतिभूति के बदले सुरक्षित की जाने वाली संपत्ति की प्रकृति के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि सविवार गिरवी है अथवा नहीं। यदि संपत्ति की प्रकृति इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो मॉर्गेज कहलाएगा, और यदि संपत्ति की प्रकृति वस्तु या माल के रूप में अभिव्यक्त मूवेबल प्रॉपर्टी है तो सविवार प्लेज अर्थात गिरवी कहलाएगा। गिरवी हाइपोथिकेट के रूप में भी हो सकती है यदि गिरवी का माल पानर को परिदत्त नहीं किया जाता। इस प्रकार जब किसी वस्तु या माल के परिधान का उद्देश्य उधार या ऋण के तौर पर धन की सुरक्षा करना या किसी वचन के पालन को सुनिश्चित करना है तो ऐसा उपनिधान गिरवी कहलाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 172 में गिरवी को परिभाषित किया है कि किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पर माल का उपनिधान गिरवी कहलाता है। उक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि गिरवी एक विशेष प्रकार का उपनिधान है। इसमें किसी माल का उपनिधान प्रतिभूति के तौर पर किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं एसेशनल कंडीशन ऑफ प्लेज की। तो पहला है, सभी सुविधाओं में जैसे एक व्यक्ति स्वयं सुविधा नहीं कर सकता वैसे इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में भी दो पक्षकार होंगे। पहला पढ़नेकार, जिसे पानर कहते हैं। जो व्यक्ति उपनिधान में उपनिधाता कहलाता है वही व्यक्ति गिरवी में पढ़नेकार के नाम से अभिव्यक्त होता है। अर्थात यह वह व्यक्ति होता है जो प्रतिभूति के तौर पर माल का परिधान करता है। इसे साधारण बोलचाल में गिरवी कर्ता भी कह सकते हैं। यह ऋण देने वाला देनदार या वचन पूरा करने वाला व्यक्ति होता है जो ऋण देता है। दूसरा है पढ़नेदार पानी गिरवी ग्राही। जो व्यक्ति उपनिधान में उपनिहित कहलाता है वह गिरवी में पानी के नाम से अभिव्यक्त करते हैं। यह वह व्यक्ति होता है जो प्रतिभूति के तौर पर माल का परिधान स्वीकार करता है। ये ऋण लेने वाला व्यक्ति है। इसे साधारण बोलचाल में गिरवी ग्राही कह सकते हैं। दूसरी जो आवश्यक तत्व है, माल का परिधान डिलीवरी ऑफ गुड्स। गिरवी के लिए प्रतिभूति के तौर पर अभिव्यक्त किए गए माल का परिधान पानर द्वारा पानी को किया जाना आवश्यक है। अतः माल अस्तित्व में होना चाहिए। माल का कब्जा दिया जाना आवश्यक है। माल का कब्जा वास्तविक या विवक्षित हो सकता है। पानर को माल परिधान का वैधानिक अधिकार होना चाहिए। माल विक्रय योग्य होना चाहिए। माल के स्वत्व का अंतरण आवश्यक नहीं है। कब्जे का केवल सामान्य परिधान ही पर्याप्त है। माल ऐसा होना चाहिए जिस पर कब्जा स्थापित किया जा सके। ये ध्यान रखना अति आवश्यक है कि विशेष सुविधा द्वारा पानर ये तय कर सकता है कि माल मेरे पास ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में सविवार गिरवी के रूप में अभिव्यक्त न होकर हाइपोथिकेशन कहलाएगा। तीसरा है, गिरवी सुविधा के अंतर्गत होनी चाहिए। गिरवी के लिए आवश्यक है कि माल का परिधान सुविधा के अंतर्गत हो। यह हो सकता है कि ऋण पहले दिया गया हो तथा सुविधा में बताए गए माल का परिधान बाद में हो, या माल का परिधान पहले हो तथा ऋण बाद में लिया जाए। अतः गिरवी के लिए अनिवार्य नहीं है कि माल का परिधान का कार्य तथा ऋण लेने का कार्य एक साथ एक स्थान व एक समय पर संपन्न हो, लेकिन यह आवश्यक है कि जिस माल का परिधान किया जा रहा है उसका उद्देश्य ऋण की प्रतिपूर्ति करना है। चौथा आवश्यक तथ्य है, गिरवी की विषय वस्तु चल संपत्ति होनी चाहिए। गिरवी की परिभाषा में स्पष्ट है कि माल का उपनिधान गिरवी
के श्रेणी में तब आता है जब इसका उद्देश्य ऋण के भुगतान को प्रतिभूत करना हो। माल जंगम संपत्ति है, अतः जंगम संपत्ति में मूल्यवान प्रतिभूतियाँ, कंपनी के शेयर्स, सरकारी प्रतिभूतियाँ, विनिमय पत्र आदि गिरवी की विषय वस्तु हो सकते हैं। पांचवा, गिरवी का उद्देश्य ऋण के भुगतान या वचन के पालन की प्रतिभूति देना होना चाहिए। धारा 172 की परिभाषा से स्पष्ट है कि माल का उपनिदान गिरवी तभी बनता है जब उपनिदान का प्रयोजन स्पष्ट रूप से ऋण के भुगतान या वचन के पालन की प्रतिभूति करना है। बात करते हैं पानी के अधिकारों की, गिरवीकर्ता की। तो माल को रोके रखने का अधिकार होता है। जो गिरवी करता है वो गिरवी माल को रोके रखने के संबंध में व्यापक शक्तियाँ दी गई है। पानी, जिसे परिणामदार या गिरवीकर्ता कहते हैं, माल को न केवल मूलधन के लिए या वचन के पालन के लिए ही रोके रख सकता है, अपितु वह उसी माल को ऋण के ब्याज और गिरवी माल के कब्जे के बारे में या माल के परिरक्षण के लिए किए गए आवश्यक खर्चों के भुगतान तक रोके रखने की शक्ति भी रखता है। इसके बाद आता है गैर मामूली या असाधारण एक्सपेंसेस को पाने का अधिकार। मामूली खर्चे, गिरवी माल के परीक्षण हेतु यदि साधारण खर्चे किए जाते हैं तो इससे पानी वसूल करने के लिए गिरवी माल को रोके रखने का अधिकारी भी है। और असाधारण खर्चे, पानी द्वारा गिरवी माल के परिरक्षण करने संबंधी गैर मामूली खर्चों को वसूल करने का अधिकार इस धारा 175 में दिया गया है, लेकिन उसे ये अधिकार वाहन चलाकर वसूल करने का है, परंतु इन खर्चों को प्राप्त करने के लिए वह माल को रोके नहीं रख सकता। गिरवी माल के विक्रय का अधिकार, धारा 176 के अंतर्गत पानी के ये अधिकार है कि वह गिरवी माल को विक्रय करा सकता है, अर्थात पानर द्वारा अर्थात गिरवीग्राही द्वारा ऋण का भुगतान या अनुबंध समय पर वचन का पालन जिसके लिए वह माल गिरवी रखा गया है न किया जाए तो पानी उस ऋण या वचन के लिए दोषमूर्ति अधिकार रखता है। इसके बाद है गिरवी के समय गिरवी माल पर दोषपूर्ण हक की दशा में अधिकार। धारा 178 के अनुसार जहां पानर ने गिरवीकृत माल का कब्जा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 19 और 19A के अधीन शून्य करणीय किसी संविदा के अधीन अभिप्राप्त किया हो, अर्थात माल परपीड़न, असमय असर या कपट या दुर्व्यसन के अधीन प्राप्त किया हो और ऐसी संविदा के विखंडन न होने से पूर्व ही पानर ने उस माल को गिरवी रख दिया हो, वहाँ पानी उस माल का अच्छा हक अर्जित कर लेता है, बशर्ते है पानी ने सद्भावना पूर्वक में कार्य किया हो। इस प्रकार ये धारा सद्भावी पानी के हितों की रक्षा करती है। अब पढ़नेदार के अधिकार क्या क्या है? पढ़ने में कार के, पानी के, गिरवीग्राही के, पानर के अन्य किसी अधिकार, सभी अधिकार वही है जो एक बेलर के होते हैं बेलमेंट में। यहाँ धारा 177 में एक विशेष प्रकार का अधिकार का वर्णन किया जा रहा है जिसे पानर को मोचन का अधिकार कहते हैं, राइट टू रिडीम। इस धारा के अनुसार व्यक्तिक्रम करने वाला पानर का मोचन का अधिकार यदि उस ऋण के संदाय या उस वचन के पालन के लिए जिसके लिए गिरवी की गई है कोई समय अनुबद्ध हो और परिणामकार ऋण के संदाय या वचन का पालन अनुबद्ध समय पर करने में व्यक्तिक्रम करे तो वह किसी भी पश्चातवर्ती समय में इसके पूर्व की गिरवी माल का वस्तुतः विक्रय हो उसका मोचन करा सकेगा, किंतु ऐसी दशा में उसे ऐसे अतिरिक्त व्ययों का जो उसके व्यक्तिक्रम में हुए हो संदाय करना होगा। इस प्रकार हमने गिरवी की परिभाषा देखी, गिरवी के पक्षकारों के अधिकार और कर्तव्य ये समझा। इसके बाद ये गिरवी और बेलमेंट और प्लेज दोनों सेम से लग रहे हैं लेकिन इनमें कुछ अंतर है। तो गिरवी संविदा में पक्षकार पानर और पानी कहलाते हैं, वही उपनिदान में बेलर और बेली कहलाते हैं। गिरवी का उद्देश्य ऋण के भुगतान को प्रतिभूत करना या वचन के पालन को सुनिश्चित करना होता है, जबकि उपनिदान का उद्देश्य अन्य कोई भी हो सकता है। गिरवी का क्षेत्र संकुचित होता है जबकि उपनिदान का क्षेत्र व्यापक है। गिरवी में पानी ऋण न चुकाने पर या वचन पूरा न करने पर गिरवी माल को पानर को सूचना देकर विक्रय करने का अधिकार रखता है, जबकि उपनिदान में बेली को उपनिहित माल को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ये केवल धारणाधिकार ही है। गिरवी में माल की सुपुर्दगी पानी को दिया जाना आवश्यक नहीं है, जबकि उपनिदान में माल की सुपुर्दगी का दिया जाना अनिवार्य है। गिरवी में प्रतिबल का होना आवश्यक है, जबकि उपनिदान निःशुल्क भी हो सकता है।
गिरवी में रखे गए माल को पानी द्वारा उपयोग करने का अधिकार नहीं होता है, जबकि उपनिदान में प्राय उपनिहित माल का बेली द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस तरह हमने देखा गिरवी और उपनिदान में अंतर। इसके बाद आने वाली वीडियो में बात करेंगे एजेंसी की, एजेंसी क्या होती है, एजेंसी में कितने पक्षकार होते हैं आदि। धन्यवाद।